कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हालांकि बड़ा टॉपिक है पर हम उन मेडिसिन को कवर करेंगे जो पीएससी पर अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू असेंशियल ड्रग लिस्ट या इन असेंशियल ड्रग लिस्ट। जो असेंशियल ड्रग्स में अवेलेबल है उन मेडिसिन को हम कवर करेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यस और नो? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हाइपरटेंशन यानी एसटीएन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और आप जानते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में आप जानते हैं नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है वो आपका किसी भी व्यक्ति का, अडल्ट व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 यानी सिस्टोलिक है ना, 100 mm of Hg। तो आप कह सकते हो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। सिस्टोलिक हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कार्डियक साइकिल की वजह से, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की वजह से होता है। और डायस्टोलिक ब्लड वेसल कितना डायलेट रहती है जब ब्लड वेसल मेंटेन करती है। तो डायस्टोलिक प्रेशर को ब्लड वेसल मेंटेन करती है और सिस्टोलिक प्रेशर को हार्ट मेंटेन करता है, और इसीलिए इसका नाम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और ब्लड वेसल से मिलके बना है। ओके, अगर ब्लड प्रेशर आप कह सकते हो प्री हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो जाए यानी 120 से 140 के बीच में हो, है ना, यानी आप कह सकते हो 120 से ज्यादा और 140 से कम हो, आप प्री हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। यानी जो सिस्टोलिक बीपी है वो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो और 140 के बीच में हो तो आप प्री हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। माइल्ड हाइपरटेंशन आप ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो 140 से 160 के बीच में माइल्ड बोल सकते हो। ओके, और मॉडरेट आप कह सकते हो 160 से, है ना, 160 से और 180 के बीच में अगर सिस्टोलिक हो, और अगर सीवियर हाइपरटेंशन 180 से ज्यादा हो तो सीवियर हाइपरटेंशन। एक टर्म और आती है असेंशियल हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन का कोई कोज पता नहीं हो, यू कैन कॉल इट असेंशियल हाइपरटेंशन। तो एक टर्म और आती है असेंशियल हाइपरटेंशन, यानी जब हाइपरटेंशन का कोई कोज पता नहीं हो, दैट इज असेंशियल हाइपरटेंशन। यानी हाइपरटेंशन ऑफ अननोन इटियोलॉजी, हाइपरटेंशन ऑफ अननोन इटियोलॉजी या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन ऑफ अननोन इटियोलॉजी, अननोन इटियोलॉजी। तो अगर कारण पता नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं असेंशियल हाइपरटेंशन, और असेंशियल हाइपरटेंशन को इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी, यू कैन कॉल इट इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। तो आप सब आ गए होंगे मेरे हिसाब से, और अब हमारा टॉपिक चालू होता है हाइपरटेंशन ड्रग्स को क्लासिफिकेशन। यस, हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन। हाइपरटेंसिव ड्रग्स को या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को जो बीपी को कम करती है उन दवाइयों को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केडी त्रिपाठी फार्मेकोलॉजी बुक, यस और नो, केडी त्रिपाठी फार्मेकोलॉजी बुक। तो वहां पर साफ साफ त्रिपाठी फार्मेकोलॉजी बुक साफ साफ क्लासिफिकेशन दे रखा है। यू कैन डिवाइड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इन डायूरेटिक्स, है ना, यानी आप डायूरेटिक काम में ले सकते हो जो कल हमने पढ़ा। डायूरेटिक भी हमने पढ़ा थायाजाइड जो कि डीसीटी पे काम करती है, हाई सीलिंग जिनको आप लूप डायूरेटिक बोल सकते हो जो कि लूप ऑफ हेनले पे काम करती है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक अगेन एक्टिंग ऑन डीसीटी, स्पाइरोनोलैक्टोन, है ना, और एमिलोराइड। ओके, थायाजाइड में क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, है ना, क्लोरथैलिडोन, इंडेपेमाइड, ये सब थायाजाइड में आती है। और फ्यूरोसेमाइड या फ्लूसेमाइड जिसे आप नैसिक्स बोल सकते हो, हाई सीलिंग। तो पहला आप डायूरेटिक काम में ले सकते हो। तो डायूरेटिक कल पढ़ाने का टारगेट यही था कि डायूरेटिक आप एक तो यूरिन आउटपुट को बढ़ाते ही है अगर रीनल फेलियर हो, यूरिन को बाहर निकालना हो, और हाइपरटेंशन में भी आप काम में ले सकते हो एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो डायूरेटिक पहला ग्रुप हो गया आपका। ग्रुप नंबर बी, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, जो RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम होता है उसको रोकने वाली। और उनमें एक तो एसी इनहिबिटर आती है जो कि कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिल है, लिजिनोप्रिल है ना, रेमिप्रिल है ना, फोजिनोप्रिल है, क्विनाप्रिल है, टेंडोलाप्रिल है।
बहुत सारी है, पर जो मेनली कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल, ये 4 दवाइयां हम ज्यादातर सुनते हैं एसी इनहिबिटर। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को आरएएस को इनहिबिट करती है वो आपकी कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल। ओके, और साथ ही साथ जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी ब्लॉकर होती है लोसार्टन, टेलमिसार्टन, है ना, वेलसार्टन, इरविसार्टन, ओल्मिसार्टन, कैंडेसार्टन, ये सार्टन 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 लगता है जो कि रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो या तो आप एसी को काम नहीं करने दे, यानी एंजियोटेंसिन सेकंड बनने ही नहीं दे, या फिर आप अगर एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड में बन रहा है, बॉडी में बन रहा है, तो उसको रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, जहां जहां वो काम करेगा तो हम रिसेप्टर ब्लॉक कर दे सकते हैं। तो वी विल स्टडी दीज ड्रग्स आल्सो, वी विल स्टडी दीज ड्रग्स आल्सो। ओके, डायरेक्ट ये हमारे काम की नहीं है, एल्सिकिरेन हमारे काम की नहीं है। सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, तीसरा ग्रुप है बीटा ब्लॉकर्स, यानी बीटा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, एड्रेनर्जिक सिस्टम में सिंपैथेटिक सिस्टम है, प्रोप्रेनोल, मेट्रोलोल, एटेनोलोल, ये आपकी तीनों दवाइयां पीएससी पर मिलती है। एटेनोलोल, मेट्रोलोल, प्रोपेनोलोल, है ना, ये तीनों दवाइयां। साथ ही साथ ऐसी दवाइयां जो अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करती है, लेबेटालोल, कार्बिडोल, ये भी लेबेटालोल भी पीएससी पे मिलती है। तो पीएससी पर जो आपकी दवाइयां मिलती है, थायाजाइड मिलती है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, यानी ये बीपी को कम करती है, यूरिन आउटपुट बढ़ा के। ओके, फ्रूसेमाइड मिलती है, बिल्कुल ठीक है ना। आप कह सकते हो एनालाप्रिल मिलती है, बिल्कुल मिलती है एनालाप्रिल। ओके, लोसार्टन, टेलमिसार्टन मिलती है, लोसार्टन, टेलमिसार्टन ये भी मिलती है, लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन, है ना। ओके, प्रोपेनोलोल, मेट्रोलोल, एटेनोल, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो पीएससी पे मिलती है, बड़ा टॉपिक है। ओके, साथ ही साथ लेविटालोल जो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, इवन वी प्रिस्क्राइब दिस ड्रग एज एन एंटी हाइपरटेंसिव इन टू प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपरटेंशन है तो वहां पर हम लेविटालोल दे सकते हैं। साथ ही साथ मिथाइल डोपा जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं, वो भी पीएससी पे मिलती है, मिथाइल डोपा। बोलो यस और नो? हाँ, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो केवल अल्फा ब्लॉकर्स होती है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, बीपीएच पे काम लेते, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, वो हमारे पीएससी लेवल की मेडिसिन नहीं है। तो जो प्राजोसिन, टेराजोसिन है वो नहीं है। तो लेडीज एंड मैन, सबसे पहले इस स्लाइड पर अच्छी तरह नजर डाल लो, ये क्लासिफिकेशन है ना। आप कह सकते हो समोरादरवियर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन है। हालांकि इसमें अभी भी जो वेसोडाइलेटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उनका जिक्र अभी भी नहीं हुआ है। यानी अगर हम अगली लिस्ट देखें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आती है, ग्रुप नंबर डी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि वेसोडाइलेशन भी काम करती है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ही शुरुआत करेंगे चैप्टर की, जिसमें फिनाइल एल्केलामाइन आता है, वेरापैमिन, यस, बेंजोथायाजीपिन आता है, डिल्टियाजेल, पर ये पीएससी पर नहीं मिलती है बिकॉज वेरापैमिल का इफेक्ट हार्ट पर ज्यादा होता है ब्लड वेसल की तुलना में, तो ये पीएससी पर नहीं मिलती है। ओके, लेकिन जो डीएचपी होती है, यानी इसको हम डीएचपी ग्रुप बोल सकते हैं, डी यानी डाई, एच यानी हाइड्रो एंड पी यानी पायरिडीन। तो जो डाई हाइड्रोपायरिडीन है, जो डीएचपी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की 3 कैटेगरी हो गई, फिनाइल एल्केलामिन, यस, बेंजोथायाजीपिन, ओके, एंड डीएचपी, डाई हाइड्रोपायरिडीन। तो ये डीएचपी की जो निफिडिपिन है ये पीएससी पे मिलती है, एम्लोडिपिन है ये भी पीएससी पे मिलती है, बस ये दो। हालांकि और भी दवाइयां इसमें, फेलोडिपिन, है ना, नाइट्रेनडिपिन, ओके, लेसिडिपिन, ओके, लेरकेनडिपिन, पर हमारे मेन काम निफिडिपिन और एम्लोडिपिन है। ये 2 दवाइयां हैं जो मेनली पीएससी पर मिलती है, तो हम इनका भी जिक्र करेंगे, इनका भी फिक्र करेंगे, एम्लोडिपिन और निफिडिपिन का। एंड ऑफ कोर्स वी विल बिगिन आवर एंटी हाइपरटेंसिव टॉपिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टॉपिक विद दीज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ ही चालू करेंगे। और साथ ही साथ वेसोडाइलेटर भी आप काम में ले सकते हो, हाइड्रोलेजिन। ऑफ कोर्स when you are preparing for NORCET examination, then you must be aware of all types of drugs, whether they are hydrolyzine, whether they are other vasodilator, यानी नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम, है ना, आर्टीरियल प्लस वीनस डायलेटर, तो वो सब आपको आनी चाहिए, इवन मैग्नीशियम सल्फेट। पर फिलहाल नोट्स आप सीएचओ के लिए तैयारी कर रहे हैं
तो जो CHO में असेंशियल ड्रग की लिस्ट है उसमें मैंने आपको देखा जो जो दवाई हैं 10-15 उनके हम जिक्र, उनकी हम डोज देखेंगे, साइड इफेक्ट देखेंगे, यूजेज। तो जो लेट आए एक बार मैं लास्ट बार बोलना चाहूंगा और उसके बाद हम चैप्टर पे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी जो बीपी को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, हम बोल सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को मेनली 5 ग्रुप में बांटा गया है। पहला डायूरेटिक, यस पहला डायूरेटिक, दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को जो इनहिबिट करती है, रास सिस्टम को इनहिबिट करती है। तीसरा सिंपैथेटिक जो सिस्टम है आपका, यानी एड्रेनर्जिक सिस्टम है, उसको ब्लॉक करती है। चौथी कैटेगरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और पांचवी वैसोडाइलेटर। ये 5 ग्रुप है जो कि बीपी को कम करती है। बोलो यस और नो। राकेश कुमार, गुड मॉर्निंग, आई कैन सी यू, दैट्स गुड। फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधव भगतजनों। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हम चालू करेंगे, तो आप अच्छी तरह देख लीजिए। पहला हमारा टॉपिक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। पहला हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बोलो यस और नो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ये पहला टॉपिक है जो आज हम एंटी हाइपरटेंसिव में काम मिलेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हम पढ़ेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप देख सकते हो और आपके सामने है। 3 ग्रुप में बांटे जाते हैं, ये मैं लिखूंगा नहीं, आप देख लेना। पहला ग्रुप है फिनाइल एल्केलामाइड। पहला ग्रुप है फिनाइल एल्केलामाइड, यस फिनाइल एल्केलामीन, यानी फिनाइल एल्केलामीन, और उसमें वेरापामिल आता है, वेरापामिल। ओके, दूसरा ग्रुप है आपका बेंजोथायाजिपिन। बेंजोथायाजिपिन, बोलो यस और नो। बेंजोथायाजिपिन, और बेंजोथायाजिपिन में आपका डिल्टियाजैम आता है। बेंजोथायाजिपिन में आपका डिल्टियाजैम आता है, बोलो यस और नो। और तीसरा ग्रुप है DHP, डाइहाइड्रोपाइरिडिन। तीसरा ग्रुप है जिसके अंदर निफिडिपिन आता है और एम्लोडिपिन आता है। PSC पर ना डिल्टियाजैम मिलती है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर आप मेडिकल कॉलेज में अगर आप UTP पे काम कर रहे हो, है ना, तो वहां पर आप डेफिनेटली डिल्टियाजैम और वेरापामिल देख सकते हो। फिलहाल CHO के लिए 2 दवाइयां PSC सब सेंटर या PSC CSC पर, निफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन, हम इनकी बात करेंगे। ओके, अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो ये एक सेल है, यानी मायोकार्डियोसाइट एक सेल है, बोलो यस और नो। स्मूथ मसल सेल है, यानी कोई भी स्मूथ मसल हो कहीं पर भी पूरी बॉडी में, पर अगर हम मायोकार्डियोसाइट मान के चले, यानी मायोकार्डियोसाइट सेल है। और मायोकार्डियोसाइट के अंदर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक कैल्शियम चैनल पाया जाता है, जो मैंने रेड पेन से, लाल पेन से एरो लगा दिया है, और इसका नाम है कैल्शियम चैनल। यानी ये जो चैनल है इसका नाम है कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम चैनल पाया जाता है, और कैल्शियम चैनल के द्वारा, यानी जब ये ओपन होता है, यानी जब ये ओपन होता है तो कैल्शियम इसके द्वारा, इस चैनल के द्वारा अंदर आता है और स्टोर हो जाता है। कैल्शियम अंदर आता है और अंदर आके स्टोर हो जाता है, यानी आप कह सकते हो स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद, यानी कैल्शियम प्लस जो मायोकार्डियोसाइट फाइबर में से जो मेटाबोलाइट्स है, जैसे कि ट्रोपोनिन, है ना, तो कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ मिलके, ट्रोपोनिन, बोलो यस और नो, जो मेटाबोलाइट है मायोकार्डियोसाइट फाइबर्स की, उनके साथ मिलके आप कह सकते हो कि मायोसिन एक्टिन, यानी मायोसिन, फॉस्फोरिलेटेड मायोसिन प्लस एक्टिन, यानी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। सटीक शब्दों में सीख लो कि कैल्शियम हर सेल में अंदर जाता है, हार्ट सेल में भी, मसल सेल में भी अंदर जाता है, और कैल्शियम अंदर जाता है तो कैल्शियम स्टोर हो जाता है, और कैल्शियम अंदर स्टोर हो जाता है तो कैल्शियम आप कह सकते हो कि मायोकार्डियोसाइट मेटाबोलाइट्स है, जैसे कि ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन के साथ मिलके और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जो कैल्शियम चैनल, अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो लुक एट दिस, ये सब आप जानते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल फेज है, एक्शन पोटेंशियल फेज है ना। सबसे बड़ी बात है जो आपके दिल पे झटका लगने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो एंटी अरेथमिक ड्रग है। नेवर एवर थिंक दैट यू आर गोइंग टू ट्रीट ए पेशेंट ऑफ अरिथमिया, कि आप अरिथमिया के पेशेंट को ट्रीट करने वाले हो। बेटर इफ देयर इज एन अरिथमिक पेशेंट, रेफर दैट पेशेंट टू द हायर सेंटर, वेदर इट इज
डिस्ट्रिक्ट लेवल और हॉस्पिटल और वेदर इट इज आप कह सकते हो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, है ना। तो आप ज्यादा बहुत बड़े डॉक्टर नहीं बनना है कि आपको अरेथमिया का ट्रीटमेंट, मुझे पता है जब भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात होती है तो हर कोई आके डिजोक्सिन पढ़ा जाता है ना, जैसे ऐसे लगता है डिजोक्सिन की खोज उसी व्यक्ति ने की हो। दैट्स ऑल। सो डिजोक्सिन मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पर जो एक्शन क्योंकि आप एक्शन पोटेंशियल अच्छी तरह नहीं जानते कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ना। तो एक्शन पोटेंशियल ये फेज है, एक्शन पोटेंशियल फेज है। एक्शन पोटेंशियल को आप 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जब सेल मायोकार्डियोसाइट फाइबर जब आप कह सकते हो कि रेस्ट कर रही है, तो रेस्ट के समय ये जो फेज है इसको हम 4 बोलते हैं। यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है आरएमपी, वो आपका जो आरएमपी होता है -90 के आसपास होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सेल ड्यूरिंग रेस्ट, जब किसी मायोकार्डियोसाइट फाइबर पर रेस्ट के समय जो चार्ज होता है उसको हम आरएमपी बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी आप कह सकते हो द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सेल ऑन ए मायोकार्डियोसाइट फाइबर सेल व्हेन इट इज ऑन रेस्ट, जब वो रेस्ट कर रही होती है तो उस समय जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। फिर उसके बाद जब मायोकार्डियोसाइट ने रेस्ट किया तब उसमें धीरे धीरे आयंस में चेंजेज आते हैं और वो चार्ज कम होने लगता है, यानी -96 या यूं बोलो बढ़ने, -96 से -80, -80 से -70, 60, 40, 0 तक पहुंच जाता है, यानी वो सोडियम की वजह से। एंड दिस इज नोन एज डिपोलराइजेशन। जो फेज 0 है उसको आप फेज ऑफ डिपोलराइजेशन बोल सकते हो। यानी डिपोलराइजेशन का मतलब है जो चार्ज था -90 का वो लूज हो रहा है, वो गायब हो रहा है धीरे धीरे और 0 की तरफ अटेन कर रहा है, तो उसको फेज ऑफ डिपोलराइजेशन बोलते हैं। फेज ऑफ डिपोलराइजेशन, बोलो यस और नो। फेज ऑफ डिपोलराइजेशन यानी हम उसको फेज ऑफ डिपोलराइजेशन। और फेज ऑफ डिपोलराइजेशन मेनली सोडियम आयंस की वजह से, सोडियम आयन का जो इन्फ्लक्स होता है सेल्स के अंदर उसकी वजह से होता है। जो फेज 0 है जिसको आप फेज ऑफ डिपोलराइजेशन बोलते हैं, इट अकर्स मेनली ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनटू द सेल। ये सेल के अंदर जो सोडियम आयन इन्फ्लक्स होते हैं उसकी वजह से मेनली, बोलो यस और नो। जो सोडियम आयन इन्फ्लक्स होते हैं तो मेनली उसकी वजह से होता है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो डिपोलराइजेशन तो और पर अगर हो सकता हूं, यस। सो थैंक यू। तो दिस इज फेज ऑफ डिपोलराइजेशन। ये फेज ऑफ डिपोलराइजेशन है, आपको साफ दिख रहा होगा सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से, बोलो यस और नो। फिर फेज 1 आती है, फेज जिसको ट्रांजिएंट फेज होती है ना, यानी आप कह सकते हो फेज ऑफ रैपिड, आप कह सकते हो फ्लो, या आप कह सकते हो ट्रांजिएंट आउट। और इसमें पोटेशियम और क्लोराइड आउट जाते, यानी फेज नंबर जो 1 है ये वाली, यानी मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, बोलो यस और नो। और इसमें पोटेशियम और क्लोराइड आयन सेल से बाहर जाते, ये फेज नंबर 1 है, बोलो यस और नो। उसके बाद एक प्लेटिव फेज आती है, और प्लेटिव फेज का मतलब जो मेंटेन रहता है, यानी आप कह सकते हो आइसोवोलेमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आप कह सकते हो, तो वो जो सिस्टोल हो रहा है धीरे धीरे धीरे, तो उसमें कैल्शियम का अंदर आना होता है और पोटेशियम का बाहर जाना होता है, यानी पोटेशियम बाहर जाता है और कैल्शियम अंदर आता है कैल्शियम चैनल के द्वारा, और इसको बोलते हैं प्लेटिव फेज। प्लेटिव फेज, बोलो यस और नो, प्लेटिव फेज। और इसकी वजह से मायोकार्डियोसाइट फाइबर लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को आयोटा में पंप करते हैं, यानी ब्लड आप कह सकते हो सिस्टोल हो रहा है, ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है प्लेटिव फेज की वजह से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो प्लेटिव फेज की वजह से, और ये रैपिड फिलिंग था एक तरीके से, तो दिस इज द थिंग। तो लेडीज एंड मैन, आप कह सकते हो कि प्लेटिव फेज आता है नंबर 2। फिर डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन आता है, यानी जब सिस्टोल पूरा हो गया तो अब मायोकार्डियोसाइट फाइबर धीरे 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 रिलैक्स होते हैं, ये पोटेशियम बाहर जाने की वजह से होता है, बोलो यस और नो। यानी ये भी पोटेशियम अगर सेल से बाहर जाते हैं तो उसकी वजह से, और वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम। फिलहाल व्हाट आई वांट टू से यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यानी जो सीसीबी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, चाहे निफिडिपिन हो, चाहे वेरापामिल हो, चाहे डेल्टियाजेम हो, चाहे एम्लोडिपिन हो, दे एक्ट ऑन दिस फेज, वो इस फेज पर काम करते हैं, प्लेटिव फेज पे। क्योंकि प्लेटिव फेज में कैल्शियम का अंदर आना होता है और पोटेशियम का बाहर जाना होता है,
तो ये प्लेटिव फेज पे काम करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा आज का टॉपिक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात कर रहा हूँ समोर बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो ये प्लेटिव फेज पे काम करते हैं, बोलो यस और नो। प्लेटिव फेज पे काम करते हैं, यानी आप कह सकते हो दे इनहिबिट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कोई भी आपका, तो दे इनहिबिट एंट्री ऑफ या इनफ्लक्स ऑफ एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन है ना थ्रू कैल्शियम चैनल्स है ना, वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, तो एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन थ्रू आप कह सकते हो थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो कैल्शियम चैनल्स के द्वारा जो कैल्शियम आ रहा है उनकी एंट्री को रोकते हैं, बोलो यस और नो। ओके, दे एक्ट, तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, दे एक्ट ड्यूरिंग प्लेटिव फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दे एक्ट, बोलो यस और नो, दे एक्ट यस ड्यूरिंग प्लेटिव फेज, यानी जो आप कह सकते हो फेज 2 क्या एक्शन पोटेंशियल की अगर मैं 4 फेज बोलूं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तब फेज 4 0 डिपोलराइजेशन है ना। उसके बाद फेज 1 जहां पर आप डायग्राम में आपने देखा होगा कि पोटेशियम और क्लोराइड बाहर जाते हैं ट्रांजिएंटली, दैट्स गुड। और फेज 2 इस समय, तो लेडीज एंड मैन आप कह सकते हो दे एक्ट ड्यूरिंग फेज 2 या आप कह सकते हो प्लेटिव फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी एक्शन पोटेंशियल की जो प्लेटिव फेज है उसके दौरान काम करते हैं, बोलो यस और नो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का अगर मैं क्लासिफिकेशन बताऊं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 3 ग्रुप में बांटे गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 3 ग्रुप में बांटे गए। पहला ग्रुप है फिनाइल एल्केलेमाइड, यानी पहला ग्रुप है फिनाइल एल्केलेमाइड, यस, पहला ग्रुप है फिनाइल एल्केलेमाइड, यस, फिनाइल एल्केलेमाइड, यस। और दूसरा ग्रुप है बेंजोथायाजिपिन्स, यस, थायाजिपिन्स। और तीसरा है आप कह सकते हो DHP, डाईहाइड्रोपाइरिडीज। और इसके जो एग्जाम्पल है आप कह सकते हो वेरापेमिल जो फिनाइल एल्केलाइन है उसके अंदर एल्केलामाइन है, उसमें वेरापेमिल, ओके। और इसके अंदर डिल्टियाजेम, यस, डिल्टियाजेम। और तीसरा DHP के अंदर निफेडिपिन एंड एम्लोडिपिन, यस, एंड एम्लोडिपिन आप कह सकते हो। PSC पे जो दवाइयां मिलती है वो आप अगर डायग्राम में जाएंगे तो आपकी यही मिलती है, देखिए, यस, आप देखिए डायग्राम में एम्लोडिपिन मिलती है PSC पर, और एम्लोडिपिन मिलती है 2.5 mg की टैबलेट में मिलती है और 5 mg की टैबलेट में मिलती है। एम्लोडिपिन टैबलेट मिलती है 2.5 mg की टैबलेट में मिलती है और 5 mg की टैबलेट भी मिलती है। ये मैंडेटरी है, PSC पर रखना जरूरी है और रखी जाती है ना, मैंडेटरी है। और ये इनका जो यूजेज है वो हाइपरटेंशन में आप काम ले सकते हो, स्टेबल एंजाइना में। स्टेबल एंजाइना का मतलब है जब आप काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तब आपके एंजाइना का अटैक आ सकता है, यानी पेन होगा। पर अगर आप वापस रेस्ट कर रहे हो तो पेन जा सकता है, दैट इज स्टेबल एंजाइना, बोलो यस और नो। परसिस्टेंट रहता है, दैट्स गुड। तो टिपिकल या क्लासिकल एंजाइना बोल सकते हो इसको। तो स्टेबल एंजाइना, तो हाइपरटेंशन में और स्टेबल एंजाइना में आप यूज कर सकते हो एम्लोडिपिन। तो PSC पर एम्लोडिपिन मिलती है, बिल्कुल मिलती है एम्लोडिपिन। 2 रूप में मिलती है एम्लोडिपिन, 2 रूप में मिलती है। कौन कौन से 2 रूप है? एक 2.5 mg की 2.5 mg की टैबलेट मिलती है और एक 5 mg की आप कह सकते हो टैबलेट मिलती है। अब अगर ये नहीं मिले तो अगर आपको 5 करना है तो 2 टैबलेट दे दे 2.5 वाली, आप जानते हैं, और 5 वाली ये है। तो ये PSC पर मिलती है। PSC पर निफेडिपिन भी मिलती है जो कि DHP ग्रुप की है, डाईहाइड्रोपाइरिडिन, ओके। तो निफेडिपिन 5 mg की कैप्सूल मिलता है और साथ ही साथ टैबलेट मिलती है 10 mg की। तो निफेडिपिन यानी दूसरी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है PSC पे मिलती है,
वो निफेडिपिन मिलती है, और आपकी 10 mg की भी मिलती है जो टैबलेट मिलती है, और 5 mg का कैप्सूल भी मिलता है, आप कह सकते हो 10 को। ये भी मैंडेटरी है पीएससी पर रखना, और ये एंटी हाइपरटेंसिव निफेडिपिन, एंड साथ ही साथ आप कह सकते हो हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस दोनों में आप दे सकते हो 10 को। तो ये आपका 4 दवाई है। आइए अब हम बात करते हैं बंदो और बांधो, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लिख सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में हम लिख सकते हैं। तो दे इनहिबिट एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, दे एक्ट ड्यूरिंग फेज 2 या प्लेटिव फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब इनके बारे में आपको अगर मैं निफेडिपिन के बारे में लिखूं तो निफेडिपिन के बारे में क्या क्या याद रखना है। निफेडिपिन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। यस, निफेडिपिन सबसे पहले, निफेडिपिन हमारी पहली है 10 रूट, जो इट इज DHP है ना, यानी ये DHP ग्रुप की है, डाईहाइड्रोपाइरिडिन। यस, तो DHP ग्रुप की है, आपको मैंने क्लासिफाई किया था डाईहाइड्रोपाइरिडिन। यस, पाइरिडिन, तो DHP ग्रुप की है डाईहाइड्रोपाइरिडिन। एक बात आप ध्यान रख लें कि मैं बार बार DHP ग्रुप पे जोर दे रहा हूं। जो भी DHP ग्रुप की दवाइयां हैं ये ब्लड वेसल पे ज्यादा काम करती है, वैसोडाइलेशन करती है, क्योंकि जो कैल्शियम चैनल है वो मायोकार्डियोसाइट फाइबर में भी पाए जाते हैं हार्ट में। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो ब्लड वेसल्स की सेल्स में भी पाए जाते हैं, यानी ब्लड वेसल की वॉल के अंदर जो सेल्स है, स्मूथ मसल है, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया, डू नॉट फॉरगेट, तो ट्यूनिका मीडिया में मसल फाइबर होते हैं, मसल सेल्स होती है, वहां पे भी पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो DHP जो है ये मेनली एक्ट ऑन, जो DHP है दे मेनली एक्ट ऑन ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल पे काम करती है और वैसोडाइलेशन का काम करती है वैसोडाइलेशन का काम करती है, जबकि हालांकि हार्ट पे भी काम करती है ना, पर ज्यादातर आप कह सकते हो ब्लड वेसल पे काम करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि आपकी वेरापैमिल और डिल्टियाजेम है, फिनाइल एल्केलामीन और बेंजोथायाजिपिन, ये हार्ट पे काम करती है, यानी कार्डियो सेलेक्टिव ज्यादा होती है, हार्ट पे ज्यादा काम करती है, ब्लड वेसल पर एक्शन थोड़ा कम दिखाती है, ये हार्ट पे काम करती है। और सबसे ज्यादा असर दिखाती है हार्ट पर वेरापैमिल, यानी जो वेरापैमिल है वो हार्ट पर सबसे ज्यादा असर दिखाती है। तो जो वेरापैमिल है वो हार्ट पर सबसे ज्यादा असर दिखाती है, वेरापैमिल हार्ट पर सबसे ज्यादा असर दिखाती है। बोलो यस और नो। फिर डिल्टियाजेम दिखाती है, और फिर निफेडिपिन एम्लोडिपिन सबसे कम असर दिखाती है हार्ट पर। तो अगर मैं हार्ट पर असर की बात करूं तो एक बात तो आप ये देख लेना कि दैट्स गुड कि एक्शन ऑन हार्ट, यानी आप कह सकते हो कि हार्ट पर एक्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा आपका वेरापैमिल का होगा। यस, वेरापैमिल, यस, और दूसरे नंबर पे आपका डिल्टियाजेम का होगा, डिल्टियाजेम, यस, डिल्टियाजेम, और तीसरे नंबर पे आपका DHP, अब उसमें चाहे आपका निफेडिपिन हो और चाहे आपका एम्लोडिपिन। तो ये एक्शन ऑन हार्ट, यानी तो इसके बारे में आप अगर आप लिखना चाहो तो DHP है डाईहाइड्रोपाइरिडिन, ओके, एक्ट ऑन, आप कह सकते हो एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ऑन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स, यानी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पर है ना, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स मेनली, और साथ ही साथ हार्ट पे थोड़ा बहुत काम करती है, एंड हार्ट, और हार्ट पे पार्टली थोड़ा बहुत हार्ट पे भी काम कर सकती है, पार्टली। ओके, फर्दर वी गो, दे आर इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड, यानी ये कम काम में आती है, इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड। बोलो यस और नो। क्यों? क्योंकि निफेडिपिन का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है कि पैराडॉक्सिकल हार्ट पे इफेक्ट डाल सकती है, अरिथमिया कर सकती है, टैकीकार्डिया कर सकती है। तो इसका जो मेन साइड इफेक्ट है हार्ट पर, कभी कभी वैसे हार्ट पे काम नहीं करती, पर अगर हार्ट पे काम कर जाए तो पैराडॉक्सिकल टैकीकार्डिया कर सकती है। तो एक एडवर्स इफेक्ट है इसका, पैराडॉक्सिकल टैकीकार्डिया कर सकती है, पैराडॉक्सिकल टैकीकार्डिया कर सकती है, पैराडॉक्सिकल टैकीकार्डिया कर सकती है। बोलो यस और नो। पैराडॉक्सिकल हार्ट रेट बढ़ा सकती है, अरिथमिया कर सकती है, पैराडॉक्सिकल का टैकीकार्डिया करती है। तो ये इनफ्रीक्वेंटली यूज, कम काम में आती है। बोलो यस और नो। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं, हाउ डज इट वर्क,
यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये काम कैसे करती है। तो बेटर वी कैन टेक अनदर स्लाइड कि हाउ इट वर्क्स, यानी ये कैसे काम करती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैं बार बार बोल चुका हूं कि ब्लॉक एल टाइप वोल्टेज गेटेड, क्योंकि 3 प्रकार के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, पहला एल टाइप एंड 2 अदर टाइप। तो दे ब्लॉक यानी ब्लॉक कर देती है एल टाइप, है ना, एल टाइप। जो सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो एल टाइप पे ही काम करती है। एल टाइप वोल्टेज गेटेड, आप कह सकते हो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो पाए जाते हैं उन पे काम करती है। बोलो यस और नो। जो कि प्रेजेंट ऑन ये जो कैल्शियम चैनल है वोल्टेज, ये प्रेजेंट ऑन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, और दोनों पर प्रेजेंट होते हैं हार्ट। इससे क्या होगा, इनहिबिट कैल्शियम इनफ्लक्स, यानी कैल्शियम इनफ्लक्स को, कैल्शियम का जो इनफ्लो है सेल्स के अंदर उसको इनहिबिट करती है। उसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा, और वैसोडाइलेशन होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस टीपीआर कम हो जाएगा। यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब है हाथ पैरों की, यानी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर प्रतिरोध है, जाम लगा हुआ है, तो वीनस रिटर्न कम होगा, है ना, और कार्डियक डिमांड कम होगी। हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा वीनस रिटर्न को आगे बढ़ाने के लिए, और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो वैसोडाइलेशन की वजह से जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा इनका, दे डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी दे डिक्रीज टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यानी ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पेरिफेरल हार्ट पे काम नहीं कर रही है, दे आर वर्किंग ऑन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड दे डिक्रीज टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रही है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रही है, टीपीआर को कम कर रही है। दिस इज हाउ दे वर्क, ये कैसे काम करती है, बोलो यस और नो। अगर मैं इनका साइट ऑफ एक्शन बोलूं, साइट ऑफ एक्शन, बोलो यस और नो। अगर मैं इनका साइट ऑफ एक्शन बोलूं, साइट ऑफ एक्शन यानी साइट ऑफ एक्शन क्या हो, तो जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो आपका सम और अदर वेयर ब्लड वेसल्स होगा, और ब्लड वेसल में भी आर्ट्रियोल, नोटेड मी स्टूडेंट, पर्टिकुलरली आर्ट्रियोल। आप सब जानते हैं आयोटा, आयोटा से फिर आर्टरीज निकलती है, आर्टरीज से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स, है ना, फिर आईवीसी एंड एसवीसी। तो आर्ट्रियोल्स पर काम करते हैं, बोलो यस और नो। तो दे मेनली एक्ट ऑन आर्ट्रियोल्स, यानी जो आपका सम और अदर वेयर निफिडिपिन है आर्ट्रियोल्स पे काम करती है, बोलो यस और नो। अगर मैं डोजेज की बात करूं कि आप डोज क्या रखेंगे, डोजेज, बोलो यस और नो। अगर मैं डोजेज की बात करूं कि आप डोज क्या क्या रखेंगे, तो 5 से 20 mg पीडी भी दे सकते हैं या टीडी भी दे सकते हैं। 5 to 20 mg, 5 से 20 mg, ऑन एन एवरेज 10 mg दिया जाता है। 10 mg आप दे सकते हो टीडी, है ना, तो 5 से 20 mg, 10 mg बीडी आप दे सकते हो, 5 to 20 mg बीडी, और कभी कभी आप टीडीएस भी दे सकते हो, दिन में 3 बार भी दे सकते हो। बीडी का मतलब दिन में 2 बार, और ओरली देनी है आपको ऑफ कोर्स, तो आप कह सकते हो ओरली, यानी ओरली देना है आपको, यानी दैट्स गुड कि ओरली देना होता है, दैट्स गुड, बोलो यस और नो। ओरली देना होता है यानी दैट्स गुड लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर मैं इनके एडवर्स इफेक्ट बोलूं कि एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला आप कह सकते हो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, मैंने बोला था ना पैराडॉक्सिकल टैकिकार्डिया, पैराडॉक्सिकल टैकिकार्डिया, तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया यानी रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया देखने को मिलता है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया यानी रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ पैल्पिटेशंस देखने को मिल सकती है, पैल्पिटेशंस देखने को मिल सकती है, यानी जब हार्ट धड़कता हुआ खुद पेशेंट को फील हो जाए अपने आप। नॉर्मली पेशेंट को हार्ट धड़कता हुआ फील नहीं होता है, पर पेशेंट को अपने आप ही हार्ट धड़कता हुआ फील हो जाए, यू कैन कॉल इट पैल्पिटेशन। फ्लशिंग देखने को मिल सकता है, बोलो यस और नो, फ्लशिंग। एज वेल एज एंकल इडिमा देखने को मिल सकता है, यस, एंकल इडिमा देखने को मिल सकता है। एज वेल एज आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, साथ ही साथ हेडेक देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, हेडेक एंड हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, यानी लो बीपी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है। और ड्राउजीनेस, या ना एक्टिव नहीं रहेगा पेशेंट, यानी सुस्त रहेगा, तो ड्राउजीनेस देखने को मिल सकता है। नोजिया, है ना, आप कह सकते हो नोजिया देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये कुछ साइड इफेक्ट है।
लेडीज एंड मैन, कुछ साइड इफेक्ट है। क्यों होते हैं? ड्यू टू मेनली ये जो सारे साइड इफेक्ट है ये क्यों होते हैं? ड्यू टू रैपिड वैसोडाइलेशन, यानी निफिडिपिन को आप देते हो तो तुरंत इसका असर आता है और तेजी से वैसोडाइलेशन होता है। तो इट अकर्स ड्यू टू रैपिड वैसोडाइलेशन, यानी वैसोडाइलेशन तेजी से होगा, रैपिड वैसोडाइलेशन, तेजी से वैसोडाइलेशन होगा, रैपिड वैसोडाइलेशन। बोलो यस और नो, हाँ या ना। एंड जो ये सारे इफेक्ट हैं दे आर रिलेटेड विद ये दे डिपेंड्स ऑन पीक लेवल, कि इसका पीक लेवल, क्योंकि अगर आपने निफिडिपिन ली तो पीक लेवल जब पहुंचेगा, है ना, यानी पीक लेवल कितनी देर में पहुंचेगा, तो पीक लेवल जब पहुंचेगा इस ड्रग का ब्लड के अंदर, तब ये ज्यादा देखने को मिल सकता है। यानी व्हेन द अमाउंट ऑफ निफिडिपिन और एम्लोडिपिन, व्हाई नॉट एम्लोडिपिन, एक ही बात है, तो उनका जब लेवल पीक पर होगा तब इनका असर देखने को मिलेगा। तो दे आर रिलेटेड विद पीक ऑफ ड्रग, पीक लेवल ऑफ ड्रग इन ब्लड, पीक लेवल ऑफ ड्रग इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जब इनका पीक लेवल होगा तब ये देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए स्टाफ नर्स, CHO एंड MO मेडिकल ऑफिसर, we should start amlodipine and nifedipine with low dose. Point to be noted. इसीलिए always remember, इसीलिए start with low dose, हमेशा low dose से चालू करें। start with low dose, हमेशा low dose से चालू करनी है, यानी जैसे 5 से 20 mg की मैंने रेंज दी है तो आप 10 mg 5 mg से चालू करें। तो पॉइंट एक नोट हो गया आपका, स्टार्ट विद लो डोज इन स्टार्टिंग, यानी आप कह सकते हो स्टार्ट DHP, है ना, डाइहाइड्रोपाइरिडिन, तो स्टार्ट DHP, अब DHP में दोनों आगे एम्लोडिपिन एंड निफिडिपिन, स्टार्ट DHP डाइहाइड्रोपाइरिडिन, आप कह सकते हो कि निफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन, तो स्टार्ट DHP पर्टिकुलरली निफिडिपिन विद लो डोज इनिशियली, यानी आप कह सकते हो शुरू में लो डोज से चालू करें, फिर एडिक्शन हो जाए, क्योंकि अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो लाइफ लॉन्ग ही चलती है भैया, है ना, क्योंकि क्रोनिक डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, है ना, तो इनकी मेडिसिन भी लाइफ लॉन्ग ही चलती है। तो आप स्टार्ट DHP विद लो डोज इनिशियली, शुरू में आप लो डोज से चालू करें तो इट विल बी बेटर, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। बोलो यस और नो। उसके अलावा और साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है? पैराडॉक्सिकली इंक्रीज एंजाइना, यानी हार्ट में पेन हो सकता है। GERD, अगर किसी पेशेंट को अगर निफिडिपिन ले रहा है तो GERD और बिगड़ सकता है। अगर आप कह सकते हो लुक एट दिस, एक और जो मेन साइड इफेक्ट है, अभी साइड इफेक्ट पूरे नहीं हुए, आप कह सकते हो डिफिकल्टी इन वॉइडिंग यूरिन। पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, डिफिकल्टी इन आप कह सकते हो डिफिकल्टी इन यूरिन वॉइडिंग। तो ध्यान से सुन लेना, अगर आप किसी पेशेंट को निफिडिपिन दे रहे हो तो उसको यूरिन पास करने में मुश्किल होगा, यानी आप कह सकते हो यूरिन पास करेगा नहीं, डिफिकल्टी इन यूरिन वॉइडिंग। बोलो यस और नो। क्यों? क्योंकि ये क्यों? बिकॉज आप कह सकते हो DHP एक्ट एज मसल रिलैक्सेंट, जो ब्लैडर मसल है, स्मूथ मसल है, उनको रिलैक्स करते हैं। बिकॉज DHP, जो आपके दोनों DHP निफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन एक्ट एज आप कह सकते हो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, यानी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, यानी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स। बोलो यस और नो। तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करती है। तो डिफिकल्टी इन यूरिन वॉइडिंग, DHP एक्ट एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के रूप में काम करते हैं। बोलो यस और नो। तो एक साइड इफेक्ट, एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट आपके सामने और आ गया है, डिफिकल्टी इन यूरिन वॉइडिंग। साथ ही साथ आप कह सकते हो मे वर्सन GERD, अगर किसी पेशेंट के GERD है ना, अगर किसी पेशेंट के GERD है तो GERD अब बिगड़ सकता है। तो मे वर्सन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, तो वहां पर आप अगर ये दे रहे हैं निफिडिपिन एम्लोडिपिन तो GERD बिगड़ सकता है, आप कह सकते हो बद से बदतर हालत हो सकती है। बोलो यस और नो। मे वर्सन GERD, और साथ ही साथ पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन एंजाइना, यानी एंजाइना में भी चेंज आ सकता है। पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन एंजाइना, पैराडॉक्सिकल इंक्रीज इन एंजाइना। बोलो यस और नो। इंक्रीज इन एंजाइना, बोलो यस और नो। तो ये आपका निफिडिपिन के बारे में जो मैं बता सकता था, ये निफिडिपिन हुआ। दूसरी हमारी मेडिसिन है एम्लोडिपिन, यानी एम्लोडिपिन।
दूसरी हमारी मेडिसिन है एम्लोडिपिन, बोलो यस और नो, एम्लोडिपिन। तो दूसरी हमारी मेडिसिन है एम्लोडिपिन। ओके, इट इज मोस्ट डिस्टिंक्ट यानी थोड़ी डिफरेंट है, मोस्ट डिस्टिंक्ट डिफरेंट है डीएचपी, मोस्ट डिस्टिंक्ट डीएचपी थोड़ी डिफरेंट है, दैट्स गुड, डिस्टिंक्ट डीएचपी। ओके, एंड मोस्ट पॉपुलर भी है, सबसे ज्यादा निफिडिपिन से ज्यादा आप कह सकते हो, निफिडिपिन से ज्यादा आपकी ये एम्लोडिपिन काम में आती है। तो मोस्ट डिस्टिंक्ट डीएचपी एंड मोस्ट पॉपुलर, बोलो यस और नो, मोस्ट पॉपुलर भी है, दैट्स गुड। फर्दर वी गो, साथ ही साथ ऑलवेज रिमेंबर, जो भी डीएचपी होती है वो वेरापामिल और डिल्टियाजेम की तुलना में पोटेंट होती है। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो डीएचपी होती है दे आर मोस्ट पोटेंट सीसीबी, मोस्ट पोटेंट सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मोस्ट पोटेंट सीसीबी यानी मोस्ट पोटेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है आपकी एम्लोडिपिन एंड ऑल दिस थिंग्स, यस और नो। ओके, चैट चालू है, आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम? यस, रिप्लाई, आई वांट टू सी, आवाज आ रही है? नीलमारी, वेरी गुड। रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, palpitation, flushing, headache, ankle edema, hypotension, difficulty in urine voiding. Okay, so am I audible? Yes sir, very good. Punjabi poetry, very good. Ronak Rathod, excellent. So ladies and gentlemen, most distinct DHP यानी ये एम्लोडिपिन आपकी मोस्ट डिस्टिंक्ट डीएचपी है। और अगर डीएचपी की बात करूं तो मोस्ट पोटेंट सीसीबी। तीनों ग्रुप में से यानी आप कह सकते हो तीनों ग्रुप थे, उनमें डीएचपी जो ग्रुप है वो सबसे पोटेंट सीसीबी है, बोलो यस और नो। ओके, इसके बारे में दूसरा पॉइंट वही है, हैज लिटिल कार्डियक एक्टिविटी, हैज लिटिल डायरेक्ट कार्डियक एक्टिविटी। ओके, लिटिल डायरेक्ट कार्डियक एक्टिविटी यानी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो कम होती है, डायरेक्ट कार्डियक एक्टिविटी कम होती है, बोलो यस और नो। कार्डियक एक्टिविटी एंड एक्ट्स मेनली ऑन ब्लड वेसल, एंड एक्ट्स मेनली ऑन ब्लड वेसल, मेनली ऑन ब्लड वेसल पे काम करती है, बोलो यस और नो। सो कोल्ड एज आप कह सकते हो कि पेरिफेरल एक्टिंग सीसीबी, इसीलिए है ना, सो कोल्ड एज, इसीलिए इनको सो कोल्ड एज पेरिफेरल एक्टिंग सीसीबी, पेरिफेरल एक्टिंग सीसीबी इनको बोला जाता है। ओके, जबकि वेरापामिल डिल्टियाजेम सेंट्रल एक्टिंग यानी हार्ट पे एक्टिंग सीसीबी है, हार्ट एक्टिंग सीसीबी, दैट्स गुड। ओके, जो ओरल एब्जॉर्प्शन है ये इनका स्लो है बट कंप्लीट। तो इनके बारे में जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो स्लो है बट कंप्लीट, हाँ एब्जॉर्ब हो जाती है तो ओरली आप यूज कर सकते हैं। तो ओरल एब्जॉर्प्शन, जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो स्लो है, एम्लोडिपिन का एब्जॉर्प्शन इज स्लो बट कंप्लीट, स्लो बट कंप्लीट है, ओरल एब्जॉर्प्शन इज स्लो बट कंप्लीट यानी कंप्लीट। जो पीक लेवल है एम्लोडिपिन का मैं बता रहा था वो 6 to 9 आवर्स, जो पीक लेवल आपको देखने को मिलेगा, पीक लेवल वो 6 to 9 आवर्स, पीक लेवल 6 to 9 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन, तो आफ्टर 6 to 9 आवर्स, तो पीक लेवल ब्लड में वो 6 से 9 घंटे में देखने। तो जो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया है ना, आप कह सकते हो कि पैराडॉक्सिकल टैकिकार्डिया है, वो जो फ्लशिंग है, वो जो साइड इफेक्ट है वो 6 से 9 घंटे बाद आएंगे। तो पीक लेवल आफ्टर 6 to 9 आवर्स, आफ्टर 6 to 9 आवर्स, 6 से 8-9 घंटे बाद इनका पीक लेवल होता है, तब ज्यादा देखने को मिलेगा, बोलो यस और नो। अगर मैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलना चाहूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज आई टोल्ड यू इन निफिडिपिन, जो मैंने निफिडिपिन में पढ़ाया था, सेम, दे एक्ट सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे करते हैं। दे ऑल्सो ब्लॉक एल टाइप वोल्टेज गेटेड, बोलो यस और नो, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, बोलो यस और नो, सेम है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, बोलो यस और नो। प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में जो प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है,
एंड हार्ट में, पर मेनली मैंने आपको बोला मेनली ब्लड वेसल पे काम करती है। दैट्स गुड। ओके, तो फिर ये क्या करेगी? वैसोडाइलेशन करवाएगी। अगर वैसोडाइलेशन होगा तो टीपीआर कम होगा। मैंने आपको बोला ना कि कैल्शियम चैनल को अगर ब्लॉक कर देगी तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होगा पेरिफेरल, तो आप कह सकते हो डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती है। दिस इज आउट साइट ऑफ एक्शन। ऑफ कोर्स ब्लड वेसल मेनली, अगर मैं साइट ऑफ एक्शन की बात करूं तो ब्लड वेसल मेनली और हार्ट पार्टली। बोलो यस और नो? मेनली ब्लड वेसल और पार्टली हार्ट, ब्लड वेसल मेनली और पार्टली हार्ट, दैट्स गुड, और हार्ट पार्टली, दैट्स गुड। अगर मैं डोजेज की बात करूं तो 5 से 10 mg ओडी। अगर मैं डोजेज की बात करूं तो 5 से 10 mg ओडी। यस, अगर मैं डोजेज की बात करूं तो 5 से 10 mg ओडी दिन में एक बार, 5 to 10, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है। आप कह सकते हो कि पीक लेवल ही 8-9 घंटे में आता है, तो फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने में भी टाइम लगता है, तो दिन में एक बार आप दे सकते हो 5 to 10 mg ओडी ओरली आप दे सकते हो। दैट्स गुड, ओरली आप दे सकते हो। तो ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की 2 दवाइयां पूरी हुई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की 2 मेडिसिन पूरी हुई, यानी आपके पीएससी पे जो अवेलेबल है। यस, यस, ओहो, शुरू में दिस वन। ओके, तो पीएससी पे जो अवेलेबल है, निपिडिपिन आपका पूरा हुआ, 5 mg भी आता है। मैंने डोज बताई थी 5 से 20 mg निपिडिपिन की, जो डोज बताई थी वो 5 से 20 mg बताई थी, और 5 से 20 mg पर डे, दैट्स गुड। पीडी भी दे सकते हो, टीडीएस भी दे सकते हो, तो 5 mg भी अवेलेबल है और 10 mg भी अवेलेबल है। आप लो डोज से चालू करें, यानी 5-10 mg, 10-5-10 mg आप लो डोज से चालू करें। एक बात तो ध्यान से सुन लेना, अगर ये कार्डियोवास्कुलर की मेडिसिन है तो आप शुरू में लो डोज से ही चालू करें, दैट्स गुड, 5-10 mg। बोलो यस सुनो? ओके, और साथ ही साथ एम्लोडिपिन 2.5 mg और 5 mg ये अवेलेबल है। तो आपका पहला ग्रुप पूरा हुआ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बोलो यस और नो? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हमारा टॉपिक है बंधु और बांधो भगत जनों, एसी इनहिबिटर्स। अगला हमारा टॉपिक है एसी इनहिबिटर्स। यस, एसी इनहिबिटर्स। यस, सबसे नीचे की स्लाइड में अगला हमारा टॉपिक है एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स है ना, और इनके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, यस, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, बस मेनली यही होते हैं, रेमिप्रिल। तो कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल जो मेन साइड इफेक्ट है, वो जो मेन एग्जांपल्स है, जो मेन ड्रग्स है इस ग्रुप में, कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, एनालाप्रिल और रेमिप्रिल, ये 4 दवाई है। और आप जानते हैं, अगर मैं यस, सबसे पहले इमेजेज होंगे, तो अगर मैं एसी के बारे में बताना चाहूँ तो दिस सबसे पहले, यस, तो एसी के बारे में बताना चाहूँ, एनालाप्रिल, लोसार्ट, यस, ये रही आपकी एनालाप्रिल जो मिलती है पीएससी पर, वो आप कह सकते हो एनालाप्रिल की आपकी 5 mg टैबलेट मिलती है, 2.5 mg भी मिलती है ना, और 10 mg भी मिलती है। तो एनालाप्रिल आपकी 2.5 mg में भी मिलती है, 5 mg में भी मिलती है टैबलेट पीएससी पर, तीनों एंटी, वही बात है, बात तो एक ही बस, mg, और 10 mg में भी मिलती है।
मैंडेटरी है पीएससी पर रखना। हाउ डू दे वर्क, कैसे काम करती है, तो लुक एट दिस। कैसे काम करती है, दिस इज द डायग्राम दैट आई रियली वांट टू शो यू। लुक, ये आप सब जानते हैं, सबसे पहले लिवर में से एक एंजाइम बन के आता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। यानी ये जो एसी इनहिबिटर है दे एक्ट ऑन, जो एसी इनहिबिटर है दे एक्ट ऑन रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दे एक्ट ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उस पर काम करती है। तो लिवर में से एंजियोटेंसिनोजन बन के आया, लिवर में से एंजियोटेंसिनोजन बन के आया, और ये एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में घूम रहा है, और किडनी से जेजी सेल से, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से जेजी एपरेटस से, जेजी सेल से आपका रेनिन बन के आ रहा है, मैक्युला डेंसा से जेजी सेल से यानी जेजी एपरेटस से रेनिन बन के आ रहा है, और ये रेनिन स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट होने में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, या यूं बोलो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट में आप कह सकते हैं। तो लिवर से आपका एंजाइम आ रहा है एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन आ रहा है, यस एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन आ रहा है, और एंजियोटेंसिनोजन की अगर मैं बात करूं तो, और किडनी से आपका रेनिन बन के आ रहा है, किडनी से जो जेजी एपरेटस है उससे आपका रेनिन बन के आ रहा है, यस रेनिन बन के आ रहा है, और ये रेनिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है इसको एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट होने में, या दूसरे शब्दों में बोलूं ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। लंग्स से आपका एक एंजाइम और बन रहा है, यहाँ पर आपके लंग्स है, और लंग्स से आपका एक एंजाइम और बन रहा है जिसका नाम है एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करेगा, जो आपका एसी एंजाइम है वो इस फर्स्ट को सेकंड में चेंज करेगा, यानी आप कह सकते हो जो फर्स्ट है ये स्टिमुलेट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा स्टिमुलेट। और एंजियोटेंसिन सेकंड 2-3 काम करता है, क्या क्या काम करता है, अगर इसका लेवल ब्लड में ज्यादा होगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, यानी हाइपरटेंशन करता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, बोलो यस और नो। और साथ ही साथ आप कह सकते हो सम और अदर वेयर सोडियम यानी एल्डोस्टेरोन को आप कह सकते हो स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, यानी स्टिमुलेट या इंक्रीज या एनहेंस स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज, एल्डोस्टेरोन ये सब जानते हैं आप, रिलीज फ्रॉम आप कह सकते हो रिलीज फ्रॉम एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स से, और एड्रिनल कोर्टेक्स से अगर ये रिलीज करेगा, एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज करेगा, बोलो यस और नो, एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कोर्टेक्स हाँ या ना, तो एड्रिनल कोर्टेक्स से अगर ये रिलीज करेगा, हाँ या ना, तो अगर रिलीज करेगा बंदो और बांधो भगत जनो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप कह सकते हो कि वाटर रिटेंशन होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, और सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा तो बीपी बढ़ेगा, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो भी बीपी बढ़ेगा, बोलो यस और नो, हाँ या ना। और अगर सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या आप यूं बोलो मेंटेन रहेगा। ये रास तब एक्टिव होता है जब आपके ब्लड में जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर गिरता है, जब वाटर का लेवल कम होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तब ज्यादा एक्टिवेट होता है, यानी जो रास सिस्टम है वो तब एक्टिव होता है। अगर आपने इस एंजाइम को रोक दिया, अगर आपने ऐसी मेडिसिन दे दी जो इस एंजाइम को रोकती है, तो इस एंजाइम को रोकने वाली एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका निर्माण कम होगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड का निर्माण अगर कम होगा तो फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वैसोडाइलेशन होगा, और एल्डोस्टेरोन का रिलीज भी कम होगा एड्रिनल कोर्टेक्स से, तो वहां पर है ना जोना ग्लोमेरुलोसा
यानी जोना ग्लोमेरुलोसा से जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो उससे इसका रिलीज भी कम होगा, और एल्डोस्टेरोन अगर कम होगा तो आपका सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पर कम होगा, और वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पर कम होगा, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ काम करती है आप। तो लेडीज एंड मैन, मैंने इस डायग्राम में आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि एंजियोटेंसिन सेकेंड आपका क्या क्या करता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करता है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी इनहिबिट हो जाएगी, एंजियोटेंसिन सेकेंड का निर्माण कम होगा। तो साथ ही साथ ट्यूबुलर सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, और साथ ही साथ वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आर्टेरियोलल यानी आर्टेरियोल्स में कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, डायलेशन होगा, और एडीएच का सीक्रेशन है वो भी कम होगा। क्योंकि एडीएच रिटेंशन को, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है डीसीटी पर, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी पर या कलेक्टिंग डक्ट पर, तो वहां पर जो फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन है एडीएच के द्वारा वो भी नहीं होगा, तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा, यूरिन का निर्माण ज्यादा होगा। दैट्स गुड। ये सारे काम आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम में। लेट्स मेक इट जूम, थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए और समझने की कोशिश करिए। कोच, आई नो अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कभी ना कभी। यस यस, थैंक यू। तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। यस, दैट्स गुड। ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ये सब आप जानते हैं, रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम आप सब जानते हैं। लुक, एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या क्या काम करता है नॉर्मली। अगर एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या क्या काम करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, यानी जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है जो कि हार्ट रेट बढ़ाता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, उसको स्टिमुलेट करेगा। साथ ही साथ एंजियोटेंसिन सेकेंड का निर्माण ज्यादा होगा तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर एंजियोटेंसिन सेकेंड का निर्माण ज्यादा होगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन ज्यादा आएगा, जो कि अगेन सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और साथ ही साथ वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, और साथ ही साथ एडीएच का सीक्रेशन ज्यादा होगा, जो कि वो भी फैकल्टेटिव आप कह सकते हो रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जो कि डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी में होता है। लेकिन अगर आपने इस एंजाइम को रोक दिया, अगर आपने इस एंजाइम को एनालाप्रिल देके रोक दिया, इनालाप्रिल, बोलो यस और नो, तो अगर आपने इनालाप्रिल, रेमिप्रिल देके इसको रोक दिया, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, तो वहां पर सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। सिंपैथेटिक डिक्रीज होगी तो हार्ट रेट पे आप डिक्रीज होगी, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होगा, इनोट्रोपिक, और साथ ही साथ आपका वेसोडाइलेशन होगा, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, और एल्डोस्टेरोन का निर्माण कम होगा, और वेसोडाइलेशन होगा, और एडीएच का सीक्रेशन कम होगा, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये कैसे काम करती है, बोलो यस और नो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एसी इनहिबिटर का, बोलो यस और नो। एसी इनहिबिटर का यानी एसी, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल। ओके, नाउ फर्दर वी गो, आगे हम बात करते हैं सम अदर वे। दैट्स गुड। All AC inhibitors are prodrug। तो पहला पॉइंट, all AC inhibitors are, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, all AC inhibitors are prodrug। प्रोड्रग का मतलब है कि ये बॉडी में जाते ही कन्वर्ट हो जाती है इनकी एक्टिव फॉर्म में, यानी ये जो दवाइयां हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में, बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि जो इनका एक्टिव फॉर्म है वो ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए इनको प्रोड्रग के रूप में दिया जाता है। ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग। प्रोड्रग होती है ना, यानी प्रोड्रग वो होती है जो इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है, यानी प्रोडक्ट, और जैसे ही बॉडी में जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी प्रोडक्ट। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि कौन कौन सी प्रोड्रग नहीं है। एक्सेप्ट आप कह सकते हो कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ये प्रोड्रग नहीं है, ये सीधी दी जाती है डायरेक्ट, तो आप कह सकते हो ये प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यूजेज, इनके यूजेज, एसी इनहिबिटर के यूजेज, यानी एसी इनहिबिटर के यूजेज, क्या क्या यूज हो सकते हैं एसी इनहिबिटर के। पहला यूज आप कह सकते हो एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी हाइपरटेंशन में इनका यूज होता है। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन का हो तो उसमें यूज होता है। ओके ओके, फ्री ऑफ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, क्यों? क्योंकि इनमें आप कह सकते हो कि अगर आप समोरदर रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं, है ना, या फिर आपका जो
लेडीज एंड मैन, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं प्राजोसिन वगैरह, तो उनमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पहली डोज देने के बाद जब व्यक्ति खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अचानक हाइपोटेंशन, सो रहा है जब तो ठीक है, पर अगर वो अपराइट पोजीशन में होता है तो पोस्चुरल, तो आप कह सकते हो इनका फायदा फ्री ऑफ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यानी पोस्चुरल हाइपोटेंशन के चांसेस कम, फ्री ऑफ पोस्चुरल हाइपोटेंशन यानी पोस्चुरल हाइपोटेंशन नहीं होता है, हाइपोटेंशन नहीं होना या कम चांसेस। साथ ही साथ आप कह सकते हो कैन बी यूज्ड इन अरिथमिया यानी अरिथमेटिक के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, बोलो यस और नो। डायबिटिक पेशेंट है या फिर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है, उसमें भी हम दे सकते हैं, बोलो यस और नो। अगला तो इनके बारे में एसी इनहिबिटर, क्योंकि हाइपरटेंशन में कैन बी यूज्ड, बोलो यस और नो, कैन बी यूज्ड इन अरिथमिया या अरिथमेटिक पेशेंट है ना, अरिथमेटिक पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है ना, वहां पे भी हम काम में दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट है, बोलो यस और नो, डायबिटिक पेशेंट है, ओके। एंड पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, वहां पर भी हम दे सकते हैं, ओके। जबकि अदर ड्रग्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो डायबिटिक पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है कुछ ड्रग्स, और अरिथमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। नो रिबाउंड हाइपरटेंशन, यानी रिबाउंड हाइपरटेंशन के चांसेस कम होते हैं, रिबाउंड हाइपरटेंशन। दूसरा आप कह सकते हो सीएचएफ के पेशेंट में भी हम यूज कर सकते हैं, यूजेज बता रहा हूं, तो सीएचएफ के पेशेंट में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम यूज कर सकते हैं, ओके। अगर एमआई है तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं, अगर एमआई का अटैक आया, एमआई का पेशेंट है तो डिक्रीजेज मोर्टिलिटी, यानी मोर्टिलिटी रेट कम करता है, मोर्टिलिटी को डिक्रीज करता है, यस। साथ ही साथ प्रोफाइलैक्सिस इन हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क सब्जेक्ट्स, तो वी कैन यूज, अगर कोई कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर, अगर कोई स्मोकर है या फिर आप कह सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, तो वहां पे हम हाइपरटेंशन के प्रोफाइलैक्सिस के रूप में भी हम दे सकते हैं, या कार्डियक एमआई का अटैक से पहले प्रोफाइल, तो प्रोफाइलैक्सिस में हम काम में ले सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस, बोलो यस और नो, इन हाई कार्डियोवास्कुलर सब्जेक्ट, इन हाई कार्डियोवास्कुलर सब्जेक्ट्स, कार्डियोवास्कुलर सब्जेक्ट्स, कार्डियोवास्कुलर सब्जेक्ट्स, तो वहां पर हम दे सकते हैं, यस और नो। कार्डियोवास्कुलर सब्जेक्ट्स वहां पर हम दे सकते हैं, बोलो यस और नो। अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, वहां पर भी हम दे सकते हैं, बोलो यस और नो। डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ओके। और आप कह सकते हो नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, वहां पर भी आप दे सकते हो, यस, ओके। तो ये आपके कुछ साइड इफेक्ट है। स्क्लेरोडर्मा है, वहां पर भी आप दे सकते हो, कुछ यूजेज है। स्क्लेरोडर्मा है, दैट्स गुड, वहां पर भी आप दे सकते हैं, ओके। साथ ही साथ आप कह सकते हो बंदूर बांधो, लेडीज एंड मैन। एडवर्स इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, यानी एडवर्स इफेक्ट, ओके, एडवर्स इफेक्ट यानी एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट ये आपको याद रखना, एसी इनहिबिटर के एडवर्स इफेक्ट याद रखने, एसी इनहिबिटर एडवर्स इफेक्ट। और सबसे मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है, जो ज्यादातर परिचित है, फेमस है, कफ, यस, ड्राई कफ। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एसी इनहिबिटर देते हैं, एनालाप्रिल वगैरह, तो पेशेंट आपको शिकायत करेगा कि गले में खराश सी रहती है, लगातार खांसी आती रहती है, ड्राई कफ होगा। इट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ड्राई कफ। ए परसिस्टेंट ब्रेसी कफ विद इन 1 to 8 वीक्स, यानी आपने मेडिसिन चालू की है तो 1 से 8 वीक में, 7 दिन से लेकर और 2 महीने के बीच में कभी भी पेशेंट को ड्राई कफ शुरू हो सकता है, बोलो यस और नो। मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है एसी इनहिबिटर का वो यही रहता है, बोलो यस और नो। स्टार्ट विद इन 1 to 8 वीक्स, विद इन 1 to 8 वीक्स, 1 से 8 वीक में, विद इन 1 to 8 वीक्स, 1 से 8 वीक। हाइपोटेंशन बीपी कम कर सकता है, हाइपोटेंशन
बीपी कम कर सकता है। हाइपोटेंशन ऑफ कोर्स, अगर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, लेवल ज्यादा हो, आपने डोज ज्यादा दे दी हो तो आप कह सकते हो हाइपोटेंशन कर सकता है, क्योंकि तीन चार तरीके से काम कर सकता है, करता है। एल्डोस्टेरोन के लेवल को भी कम करता है, वैसोडाइलेशन भी करवाता है, एडीएच को भी रोकता है, तो कहीं ना कहीं ब्लड बीपी पे असर ज्यादा आ सकता है हाइपोटेंशन। हाइपरकैलेमिया, क्योंकि यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा तो पोटेशियम लूज होता है, और पोटेशियम लूज होगा तो आप कह सकते हो लॉस होगा, तो लेडीज एंड मैन पोटेशियम लूज होगा तो हाइपोकैलेमिया, है ना, आप कह सकते हो समोरदर्व्य। दैट्स गुड। फर्दर वी गो, आगे हम बात करते हैं बंदूर, रैशेज, यूटिकेरिया, एंजियोइडिमा। रैशेज, यस, रैशेज, यूटिकेरिया, बोलो यस और नो। एंजियोइडिमा, दैट्स गुड, आप कह सकते हो एंजियोइडिमा कर सकते हैं। ओके, डिस्यूरिया, है ना, या फिर आप कह सकते हो अल्ट्रेशन इन टेस्ट में अल्ट्रेशन करवा सकता है, यस। साथ ही साथ आप कह सकते हो हेडेक, डिजीनेस, ये करवा सकता है। टेरेटोजेनिक भी है, कॉन्ट्राइंड, यस, सबसे इंपॉर्टेंट है, टेरेटोजेनिक है, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टेरेटोजेनिक इफेक्ट है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है ना, दैट्स गुड। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। नाउ लेडीज एंड मैन, बंदो भगत जनो, छठा, यस, आप कह सकते हो ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, है ना, ग्रेनुलोसाइट्स के लेवल को कम कर सकता है, प्रोटीन यूरिया कर सकता है। ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, प्रोटीन यूरिया कर सकता है, यस, प्रोटीन यूरिया कर सकता है। तो ये साइड इफेक्ट है कुछ आपके, और यस, ज्यादा ले तो एक्यूट रीनल फेलियर भी कर सकता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। यानी आप कह सकते हो कि अगर बायलेटरल रीनल स्टेनोसिस है तो वहां पर ज्यादा चांसेज है, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो वहां पे ज्यादा चांसेज है। ओके, एसी इनहिबिटर्स रिड्यूसेज लिथियम क्लियरेंस, है ना, और प्रीडिस्पोज टू इट्स टॉक्सिसिटी, तो लिथियम टॉक्सिसिटी भी करवा सकते हैं। आठवां, लिथियम टॉक्सिसिटी, अगर पेशेंट मैनिकेल लिथियम ले रहा है तो लिथियम टॉक्सिसिटी भी करवा सकता है। ड्रग इंटरेक्शन, लिथियम टॉक्सिसिटी भी करवा सकता है, बिकॉज इट डिक्रीजेज लिथियम क्लियरेंस, क्योंकि यूरिन से तो इट जो आपका एसी इनहिबिटर्स, बिकॉज एसी इनहिबिटर्स डिक्रीजेज लिथियम क्लियरेंस, है ना, लिथियम क्लियरेंस को डिक्रीज करते हैं। 10 फुट। अगर मैं एनालाप्रिल पे आऊं तो एनालाप्रिल एक प्रोड्रग है जो कि लीवर में जाके डीएस्ट्रिफाइड होती है और चेंज होती है एनालाप्रिलेट। तो अगला, अगर हम एसी इनहिबिटर में ड्रग वाइज चले तो हमारा पहले हमने कॉमन पढ़ा, पहला हमारा टॉपिक है इनालाप्रिल, है ना, इनालाप्रिल। तो अगर मैं इनालाप्रिल की बात करूं तो आपका इनालाप्रिल है, इट इज ए प्रोड्रग, ये प्रोड्रग है, बिल्कुल ठीक है, प्रोड्रग। और ये प्रोड्रग है, इसका मतलब ये है कि जब आप इनालाप्रिल लेंगे ओरली तो इनालाप्रिल आपने लिया और इनालाप्रिल आपके लिवर में जाके डीएस्ट्रिफाइड होता है ना, डीएस्ट्रिफाइड होता है, डीएस्ट्रिफिकेशन इन लीवर में डीएस्ट्रिफिकेशन होता है। और लीवर में अगर डीएस्ट्रिफिकेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि प्रोड्रग का मतलब है इनएक्टिव फॉर्म। एनालाप्रिल इज एन इनएक्टिव फॉर्म। When it will enter into body, into blood, it will be converted into other it will be converted into its metabolite. Metabolite में यानी एस्ट्रिफिकेशन होगा, डीएस्ट्रिफिकेशन होगा, तो इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट होगा, इनालाप्रिलेट में। बोलो यस और नो, दैट्स गुड, इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है ना। और ये इंजेक्टिव, तो ये तो ओरली ले रहे हो, तो आप इनालाप्रिलेट को कुछ कंट्रीज में इंजेक्टेबल पे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ब्लड, मतलब ये तो अगर ओरली लोगे तो लिवर में जाएगा एब्जॉर्ब होके और लिवर में कन्वर्ट होगा, तो आप इनालाप्रिलेट को, सो दैट्स गुड, ये भी मार्केट में मिल सकती है या डेवलप्ड कंट्रीज में इंजेक्शन कैन बी यूज्ड या अवेलेबल इन इंजेक्टेबल फॉर्म। तो एसी इनहिबिटर में एनालाप्रिल तो ओरली, पर अगर आपका इसका
एक्टिव फॉर्म में उनको आप इंजेक्टिबली दे सकते हो। अवेलेबल इन इंजेक्टिबल फॉर्म, है ना, इंजेक्टिबल फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्टिबल फॉर्म में अवेलेबल है, दैट्स गुड, इंजेक्टिबल फॉर्म में अवेलेबल है, दैट्स गुड। ओके, इसके कैप्टोप्रिल के ऊपर फायदे, एनालाप्रिल के क्या क्या फायदे, है ना, ओके, दैट्स गुड। एडवांटेज ओवर कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल की तुलना में क्या क्या फायदे, कैप्टोप्रिल की तुलना में क्या क्या फायदे। पहला, मोर पोटेंट, ये कैप्टोप्रिल की तुलना में, है ना, एनालाप्रिल मोर, आप कह सकते हो पोटेंट है, मोर पोटेंट है, एक्सीलेंट, फर्दर वी गो। और जो इफेक्टिव डोज है, इसकी डोज है वो आपकी इफेक्टिव डोज है 5 से 20 mg बीडी और ओडी, यानी 5 to 20 mg बीडी और ओडी, यानी आप बीडी भी दे सकते हैं या ओडी भी दे सकते हैं, एक साथ 10 mg। और मैंने बोला ना, दैट्स गुड, कि लो डोज, तो 5 to 20 mg बीडी और ओडी ये आपकी डोज है इसकी। ओके, 5 to 20। एब्जॉर्प्शन नॉट अफेक्टेड बाय फूड, है ना, तीसरा इसका एडवांटेज है, जबकि कैप्टोप्रिल में अफेक्शन हो सकता है फूड के द्वारा, तो एब्जॉर्प्शन खाने के साथ भी ले सकते हैं आप। एब्जॉर्प्शन नॉट अफेक्टेड बाय फूड, नॉट अफेक्टेड बाय फूड, बोलो यस और नो, कि खाने के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है, बोलो यस और नो। ओके, फर्दर वी गोन, लेस लायबल टू कोज फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, यानी आप कह सकते हो जो फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन है, तो आप कह सकते हो वेरी रेयरली, आप यू कह सकते हो वेरी रेयरली और नॉट कॉजेज नॉट लीड टू, वेरी रेयर लीड टू पोस्टुरल हाइपोटेंशन। जो पोस्टुरल हाइपोटेंशन है वो बहुत कम चांसेस में कम करती है या नहीं करती है, दैट्स गुड। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी ओडी डोज इसीलिए दिया जाता है कि 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे तक असर होगा, है ना, दैट्स गुड। तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्गर एक्टिंग, यानी आप कह सकते हो लॉन्गर एक्टिंग होती है। ओके, रैशेज लॉस ऑफ टेस्ट आर लेस फ्रीक्वेंट, रैशेज, है ना, जबकि कैप्टोप्रिल में रैशेज देखने को मिल सकता है, रैशेज लॉस ऑफ, आप कह सकते हो टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट आर लेस फ्रीक्वेंट, ये कम देखने को मिलते हैं, लेस फ्रीक्वेंट। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। और इनालाप्रिल जो अवेलेबल है डोजेज, वो 2.5 mg में भी अवेलेबल है, मैंने आपको बताया। इनालाप्रिल जो अवेलेबल है मार्केट में, और जो आपकी पीएससी पर मैंने आपको बताया 2.5 mg की भी टेबलेट अवेलेबल है, 2.5 mg, 5 mg की भी अवेलेबल है ना, और 10 mg की भी अवेलेबल है, इवन 20 mg की भी आती है, और ये पीएससी पर अवेलेबल है, पीएससी पर। डोज आपको क्या रखनी है, 5 से 20 mg, 5 mg, 10 mg, ज्यादा बढ़िया आप 10 mg पे टिक जाओ, एनालाप्रिल 10 mg। बस एक याद रख लेना, जो इसका साइड इफेक्ट है वो आपका कौन सा है, मेनली साइड इफेक्ट ड्राई कफ, बोलो यस और नो। जो इसका साइड इफेक्ट है वो आपका, जो मेन साइड इफेक्ट है वो आपका ड्राई कफ है, यानी सारे एसी इनहिबिटर का ड्राई कफ, बोलो यस और नो, जो मेन आप कह सकते हो ड्राई कफ। तो ड्राई कफ इसका साइड इफेक्ट है, दैट्स गुड। साथ ही साथ टेस्ट में, है ना, टेस्ट में ऑल्ट्रेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन, रेशेज, यानी स्वाद नहीं आएगा, रेसेज, यूटिकार्डिया, ये सब आपको साइड इफेक्ट वगैरह देखने को मिल सकते हैं, हाँ या ना। ओके, डिजेंटिया, दैट्स गुड। So ladies and men, let's do like that. It's already 11:30. Have a break of 8 minutes. We will start our lecture at 11:40. 11:40 पे चालू करते हैं। Thank you. Have a day. कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टो 5 mg की भी रहेगी, काम ले सकते हो, आप काम में ले सकते हो। ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव,
So ladies and gentlemen, let's start. Let's continue our lecture. We were studying the topic of anti-hypertensive drugs. Anti-hypertensive drugs. और anti-hypertensive drugs में मैंने बताया कि आप डायूरेटिक काम में ले सकते हैं, और डायूरेटिक के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया, हमने कल पढ़ाया था। डायूरेटिक हमारा लेक्चर था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप काम में ले सकते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए मैंने आपको बोला कि निफेडिपिन, एम्लोडिपिन मेनली, है ना, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, बोलो यस और नो, निफेडिपिन, ये काम में हमने पढ़ा। ओके, तीसरा ग्रुप आप काम में ले सकते हो एसी इनहिबिटर। तीसरा एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। और एसी इनहिबिटर में आपका इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल। और मैंने बोला इनालाप्रिल के बारे में 2.5 mg की भी टैबलेट अवेलेबल रहेगी आपकी, 5 mg की भी रहेगी, 10 mg की भी रहेगी। इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल। तो जो ज्यादातर एसी इनहिबिटर पीएससी पर मिलती है वो इनालाप्रिल ही मिलती है। लिजिनोप्रिल पोटेंट भी है, इफेक्टिव है लिजिनोप्रिल। बस ड्राई कफ का याद रखना साइड इफेक्ट। और इनालाप्रिल की जो पीएससी पर टैबलेट होती है वो 2.5 mg की रहती है, यस, और 5 mg की रहती है, ओके, और 10 mg। और डोज मैंने बताया आपको देना है 10 mg, बीडी भी दे सकते हो, ओडी भी दे सकते हो। 10 mg यानी 5 से 20 mg ये मिलती है, ये तो अवेलेबल है, पर आपको जो रिकमेंड करनी है वो आपको रिकमेंड करनी है 5 से 20 mg, 10 mg आप एवरेज दे सकते हो, 5 से 20 mg बीडी भी दे सकते हो और ओडी भी दे सकते हो, ये मैंने आपको बताया। 10 mg मान के चलो, 10 को। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला है, चौथा ग्रुप है एसी इनहिबिटर को आपने ब्लॉक कर दिया, तीसरा, या फिर एसी इनहिबिटर यानी एंजाइम को ब्लॉक नहीं करके रिसेप्टर ब्लॉकर। चौथा ग्रुप है आपका ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी हमारा चौथा ग्रुप है ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, टेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बोलो यस और नो, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो चौथा ग्रुप आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओके, यानी कहने का मतलब इनको आप एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, है ना, यू कैन कॉल इट एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, यस, एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हो आप, एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं आप, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, यस, एंटागोनिस्ट। अब देखो, आप इमेज में चलिए कि यहाँ पर आपके सामने इमेज है, आपने जो एनालाप्रिल थी वो यहाँ काम करती है, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, क्योंकि आपने इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। तो अगर इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो एंजियोटेंसिन सेकंड कम बनेगा, और अगर एंजियोटेंसिन सेकंड कम बनेगा तो जो सिंपैथेटिक एक्शन है, जो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन है रीनल कॉर्टेक्स से या एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और साथ ही साथ सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है, वैसोकंस्ट्रिक्शन है, ये सारे इफेक्ट कम आएंगे। पर अब की बार इन ऑर्गन्स पे, ब्लड वेसल पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, जहां पर एल्डोस्टेरोन का, जहां पर एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है, यानी भाई कहीं पर तो एंजियोटेंसिन सेकंड जाके बाइंड होगा, जैसे किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, तो एड्रिनल ग्लैंड का ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स के ऊपर रिसेप्टर होगा, तो इस रिसेप्टर के ऊपर एंजियोटेंसिन सेकंड जाके बाइंड होगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड जाके बाइंड होगा तो ही तो एक्शन दिखाएगा, यानी वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाना है या क्या करवाना है आप कह सकते हो, वो तभी असर दिखाएगा। अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन दे दे जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, तो जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो भले ही बॉडी में एंजियोटेंसिन सेकंड बन रहा है, पर वो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, और रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो एंजियोटेंसिन सेकंड बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो जो अगला ग्रुप है वो एंजियोटेंसिन सेकंड जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर सकते हो, यानी जो भी सारे रिसेप्टर है
ब्रेन पे भी हो सकते हैं, आप कह सकते हो ब्लड वेसल पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, आप कह सकते हो सारे ऑर्गन्स में, सिंपैथेटिक, किडनी पे भी इवन, तो सारे ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर उनको ब्लॉक करना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भक्तजनों, आप कह सकते हो दे ब्लॉक एंजियो। और सुनना, एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, ये दो जगह जाके बाइंड होता है, यानी इसके रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला एंजियोटेंसिन सेकंड फर्स्ट, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर फर्स्ट, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर फर्स्ट, यानी आप कह सकते हो ART, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, है ना, आप कह सकते हो फर्स्ट यानी 1, है ना। और एंजियोटेंसिन, AT का मतलब यू बोलिए ATR, एंजियोटेंसिन, AT का मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर फर्स्ट और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2। तो दो रिसेप्टर पे काम करता है 2 and 1। जो मेनली एक्टिव रिसेप्टर है, वो मेजर एक्शन है, वो 1 पे ही है। तो मेन जो रिसेप्टर्स है मेनली वो ये करते हैं, तो सब जगह पाए जाते हैं। आपके ये जो रिसेप्टर है वो सब जगह पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं लोसार्टन की, लोसार्टन बोलो यस और नो, लोसार्टन जो कि आपकी पीएससी पर मिल सकती है और मिलती है लोसार्टन। दिस इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। लोसार्टन के बारे में आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। बोलो यस और नो, यस, सम और अदर वेयर, दैट्स गुड। यानी जो आप कह सकते हो रिसेप्टर पे एंजियोटेंसिन सेकंड बाइंड हो रहा है, उससे कंपटीशन करके और उनको ब्लॉक करती है। मोर सेलेक्टिव, ये ज्यादातर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 के लिए सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1, इनके लिए ज्यादा सेलेक्टिव है, यानी उनको ज्यादा ब्लॉक करती है। बोलो यस और नो। तो आप इसको सेलेक्टिव ATR1 ब्लॉकर भी बोल सकते हो, एटी ब्लॉकर भी। तो इसलिए आप इसको, है ना, ये सेलेक्टिव है, इसलिए लोसार्टन इज, आप कह सकते हो ये सेलेक्टिव है, तो आप इसको बोल सकते हो ऑल्सो नोन एज, या कह सकते हो कॉल्ड एज सेलेक्टिव, यानी 2 पे ज्यादा एक्शन नहीं दिखाती है, 1 पे सेलेक्टिव एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 ब्लॉकर, यानी इसको आप ये भी बोल सकते हो ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 ब्लॉकर। लोसार्टन प्रोड्रग है, आप कह सकते हो ये मोटा मेटाबोलाइट होगी एक्टिव में। बोलो यस और नो। तो लेडीज एंड मैन, आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, दैट्स गुड। सो ओके, तो लोसार्टन मेटाबोलाइट होगी आपकी, लोसार्टन बॉडी में जाएगी और लोसार्टन मेटाबोलाइट होगी। बोलो यस और नो, मेटाबोलाइट, एक्टिव मेटाबोलाइट, और मेटाबोलाइट होगी, मेटाबोलिट में चेंज होगी लिवर में, ऑफ कोर्स लिवर में, और आप कह सकते हो तब एक्शन आएगा, एक्टिव मेटाबोलाइट, तब एक्शन आएगा। बोलो यस और नो, तब एक्शन आएगा, दैट्स गुड। लेट गो फर्दर वी गो ऑन, आगे हम बात करते हैं सम और अदर वेयर। ओके यस, तो आप कह सकते हो एक्टिव मेटाबोलाइट आएगा इसका। ओरल एब्जॉर्प्शन, जो आपकी सम और अदर वेयर लोसार्टन है, वो ओरल एब्जॉर्प्शन नॉट अफेक्टेड बाय फूड, इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है ये भी, इसका भी नहीं होगा। तो इसके बारे में अगला, तो एक तो आपने याद रख लिया कि लोसार्टन लीवर में जाएगी और लीवर में जाके और एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगी, तब भी इसका एक्शन आएगा। ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधो भक्तजनों कि लोसार्टन, लेडीज एंड मैन, ओरल जो एब्जॉर्प्शन है इज नॉट अफेक्टेड बाय फूड, ओरल एब्जॉर्प्शन is not affected by food, affected by food, yes, कि खाने के साथ अगर आप इसको लेते हो तो ओरल एब्जॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो लो बायो है, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थोड़ी ज्यादा है, तो बायो अवेलेबिलिटी इसकी कम है ना, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो बायो अवेलेबिलिटी कम है, यानी लीवर में कांटा ज्यादा कटता है मेटाबॉलिज्म, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो आप कह सकते हो लो है, लो बायो अवेलेबिलिटी, यस।
तो लो बायो अवेलेबिलिटी, यस बायो अवेलेबिलिटी कम है इसकी, यानी ब्लड के अंदर कम आएगी, जितना लोगे उससे बहुत कम आएगी। लिवर में रिडक्शन ज्यादा हो जाता है, काटा कटता है, बायो अवेलेबिलिटी, यस बढ़े आगे। तो बायो अवेलेबिलिटी इसकी कम है। दैट्स गुड। डोज 50 mg ओडी दे सकते हो आप, लोसार्टन की अगर आप डोज देना चाहते हो तो 50 mg आप कह सकते हो 50 mg ओडी, यस और नो 50 mg ओडी 50 mg ओडी आप दे सकते हो समोर अदर वेयर। साथ ही साथ 25 mg ओडी है ना, अगर लिवर डिजीज या हाइपोवोलेमी, ऑलवेज रिमेंबर नॉर्मली जो डोज होती है ओरली देनी है ऑफ कोर्स, वो 50 mg ओडी देना है, या फिर आप 25 mg है ना, अगर बट इन लिवर डिजीज, अगर कोई लिवर डिजीज है या फिर आप कह सकते हो लिवर डिजीज है या फिर हाइपोवोलेमी है, उस कंडीशन में 25 mg, हाइपोवोलेमी है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो 25 mg देनी है, 25 mg देनी है ओडी, बोलो यस और नो 25 mg देनी है। ओके, अगर आप इसके साथ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड मिला देते हैं 12.5, मैंने कल पढ़ाया था हाइड्रोक्लोरथायाजाइड पीएससी पर 12.5 mg अवेलेबल होती है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, एससीजी यानी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो कि थायाजाइड है, डीसीटी पर काम करती है, अर्ली पोर्शन या प्रोक्सिमल डीसीटी, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो मीडियम अच्छी डाययूरेटिक है, हालांकि लूप डाययूरेटिक ज्यादा फ्रूसेमाइड हाई सीलिंग है, पर वो मीडियम एफिकेटिव है एफिकेसी के साथ। तो अगर आप वो मिला देते हो लोसार्टन के साथ तो इसकी इफेक्टिवनेस शानदार हो जाती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए पीएससी पर रोचक तथ्य बता रहा हूँ कि पीएससी पर लोसार्टन या सुनो पीएससी पर लोसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड पीएससी पर हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और लोसार्टन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि कॉम्बिनेशन करने से इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, बिकॉज आप कह सकते हो कि हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड इंक्रीजेस इट्स इफेक्टिवनेस, बिकॉज आप कह सकते हो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है ना इंक्रीजेस या एनहेंसेज इट्स इफेक्टिवनेस, लोसार्टन्स इफेक्टिवनेस, हाँ या ना, इफेक्टिवनेस बढ़ा देती है। इफेक्टिवनेस लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, भगत जनो, तो ये इफेक्टिवनेस बढ़ा देती है। जो कोई भी आपकी जो एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर है, लोसार्टन हो टेमिसार्टन हो, डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन, सो नो कफ नो एंजियोडी। अगर आप एसी इनहिबिटर देते हैं एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, वहां पे कफ हो सकता है, एंजियोइडिमा हो सकता है ना, ड्राई कफ हो सकता है। पर यहाँ पर एक और रोचक तथ्य, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, दे डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन है ना, डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन, यानी ये ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज नहीं करती है, ब्रेडिकाइनिन को। सो आप कह सकते हो अगर ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज नहीं होगा तो आप कह सकते हो डू नॉट लीड टू, सो आप कह सकते हो डू नॉट लीड टू, आप कह सकते हो डू नॉट कॉजेज ड्राई कफ, यानी कफ नहीं करती है, आप कह सकते हो एंजियोइडिमा यानी स्वेलिंग ब्लड वेसल्स में, तो एंजियोइडिमा नहीं करती है और ड्राई कफ नहीं करती है, बट दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो अगला रोचक तथ्य है कि लोसार्टन टेमिसार्टन दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी प्रेगनेंसी में एसी इनहिबिटर की तरह ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो तो बीटा ब्लॉकर लेविटालोल या फिर मिथाइल डोपा सीएनएस एक्टिंग है, इनहिबिटिंग है, वो आप काम है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ये भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ये भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बोलो यस और नो। ओके दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, आप कह सकते हो ये आपका, अगर मैं पीएससी पर अवेलेबल मेडिसिन बताऊं तो पीएससी पर लोसार्टन टेबलेट मिलती है 50 mg, मैंने डोज भी 50 mg बताई थी, 25 mg भी मिलती है 25 mg। लुक आप तो ये ध्यान रखिए, मेडिसिन नंबर 123 जब आप सीएचओ बन जाएंगे, अगर आप पीएससी पर अपॉइंट होंगे
तो टैबलेट होगी लोसार्टन, सोटेंसिल। लोसार्टन है क्या? एंटी हाइपरटेंसिव। लोसार्टन बीपी को कम करती है, एंटी हाइपरटेंसिव, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, बीपी को कम करती है। बोलो यस और नो। कैसे कम करती है? यानी आपको पता होना चाहिए कि इट ब्लॉक जो एंजियोटेंसिन सेकंड के जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करती है। तो कैसे काम करती है? ब्लॉक, आप कह सकते हो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जो हैं उनको ब्लॉक कर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है पर्टिकुलरली वन को ब्लॉक करती है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, दैट्स गुड, आप कह सकते हो। तो वो ब्लॉक करती है। कितने डोज देनी है? 50 mg ओडी या फिर 25 mg। 25 mg में भी अवेलेबल है, यस। तो आप 25 + 25 2 टैबलेट दे सकते हैं, है ना, या 25-25 सुबह, एक सुबह शाम कर सकते हैं। पर आप ज्यादा बढ़िया है लोसार्टन। आप देखिए मैंने जो लोसार्टन की डोज बताई है आपको, वो 50 mg ओडी दिन में एक बार। लेकिन अगर लिवर डिजीज और हाइपोवोलेमिया का पेशेंट है वहां पर 25 mg देनी है। बोलो यस और नो। पर अगर लिवर डिजीज नहीं है, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, या आप कह सकते हो ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है ना, उस कंडीशन में आपको 50 mg देना है ओरली। आप कह सकते हो 50 mg ओरली दिन में एक बार, 50 mg ओरली दिन में एक बार। बोलो यस और नो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 50 mg ओरली दिन में एक बार देना है। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। और लिवर डिजीज में 25 mg ओडी। ओके, कहानी आगे आती है हमारी बंधु और बांधव भगतजनों कि लोसार्टन के साथ अगर हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आप मिला दें तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। यानी लोसार्टन आपकी टैबलेट है ना, वो जो 50 mg की इक्विवेलेंट है उसमें लोसार्टन। बोलो यस और नो। तो लोसार्टन 50 mg है, उसके साथ अगर आपने 12.5 mg या आप कह सकते हो 25 mg, है ना, 12.5 mg 25 mg अगर आप हाइड्रोक्लोरथायाजाइड मिला दें तो लोसार्टन 50 mg प्लस हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आप कह सकते हो 12.5 mg, तो इफेक्टिवनेस ज्यादा आ जाती है। तो ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोसार्टन की बजाय कॉम्बिनेशन देते हैं तो लोसार्टन का इफेक्ट ज्यादा आएगा। आप कह सकते हो लोसार्टन, बशर्ते की ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल। बोलो यस और नो, बशर्ते की ब्लड। टेलमिसार्टन 40 mg आप टैबलेट आती है, 40 mg इसका डोज रहता है। तो टेलमिसार्टन आप 40 mg दे सकते हैं, समोरादरवियर 40 mg का। तो मैंडेटरी है, एंटी हाइपरटेंसिव है। तो एक ग्रुप और हमने पढ़ा, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, लोसार्टन पोटेशियम हाइड्रोक्लोर प्लस आप कह सकते हो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का कॉम्बिनेशन। तो हमने 4 मेडिसिन पढ़ी ब्रेक के बाद। कौन कौन सी? लोसार्टन टैबलेट 50 mg, बोलो यस और नो। लोसार्टन टैबलेट 25 mg भी अवेलेबल है, नॉर्मली 50 mg हम देते हैं, ओडी देते हैं, है ना। आप कह सकते हो 50 mg देते हैं, ओडी देते हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हो बंधु और बांधो, लोसार्टन टैबलेट 25 mg अगर लिवर डिजीज या हाइपोवोलेमिया है तो वहां पर आप दे सकते हो। बोलो यस और नो, वहां पर आप दे सकते हो। दैट्स गुड। ओके, ऐसा नहीं है, वहां पे वैसे कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। आकांक्षा आकांक्षा कह रही है सर अगर हाइपोवोलेमिया होगा तो वैसे ही बीपी कम होगा। बिल्कुल सही है, पर अगर आप कह सकते हो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी तो होता है हाइपरटेंशन में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी तो है ना। तो जो पेरिफेरल एरिया में फ्लूइड इकट्ठा हो गया हो, है ना, वीनस रिटर्न कम हो, तो वीनस रिटर्न कम होगा। यू कैन कॉल दिस कंडीशन कि ब्लड वॉल्यूम जो सेंट्रल वेन्स और आर्टरीज है उसमें कम हो सकता है। दैट्स गुड। सीएचओ का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? आप तो पढ़ते रहो ना। दैट्स गुड। आपको क्या प्रॉब्लम है? धीरे धीरे शनै पंथा शनै कंथा, धीरे धीरे पढ़ते रहो। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो। बस आपको तो ये चाहिए होता है कि सर आज ये कोर्स पूरा करवा दो, है ना। क्वेश्चन तो करेंगे, है ना। गुड्डू चिंता मत करो सर, क्या है गुड्डू चिंता मत करो, क्वेश्चन तो करेंगे। क्या है? कराएंगे, हाँ करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, घबराओ मत। दैट्स गुड। सो मैंने क्या बोला बंधु और बांधव भगतजनों, आप तो पढ़ते रहो। आप तो ये चाहते हो कि एक ही दिन में 2 ही दिन में सिलेक्शन हो जाए कोर्स पूरा। आप पढ़ना ही कहाँ चाहते हो? आप तो ये चाहते हो कि कैसे भी फटाक से नौकरी लग जाए, है ना, फटाक से एग्जाम। जो ये बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कोर्स कब तक होगा, सोच लेना वो पढ़ने के लायक ही नहीं हो, पढ़ना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि वो ये चाहता है जब मुझे जल्दी नहीं है जो, तो मैं आपको बिल्कुल टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको तो जल्दी होनी नहीं चाहिए। दैट्स गुड। तनवीर, नीम का थाना, बिल्कुल यस। सो कोचिंग कब स्टार्ट होगी? हो जाएगी हेमंत फौजदार, जब भी होगी अखबार में पहले आएगी, घबराए मत, मेरे से पहले तुमको पता पड़ेगा। दैट्स गुड। जब भी चालू होगी, ऐसा नहीं है कि चुपचाप हो जाएगी। दैट्स गुड, ओके, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, बंदूर बांधो। तो आप तो इतना याद रखिए लोसाट। तो अब सुन लो, आज का जो हमने पढ़ा, टोटल बात है, आज का जो हमने पढ़ा वो क्या क्या मेडिसिन पढ़ी है। ओके, क्या क्या मेडिसिन पढ़ी है। अब ज्यादा मेडिसिन आपको दिमाग समरी में बता देता हूँ। यस, ओके। आज के हमने टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मैंने टॉपिक चालू किया, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आज मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ाया, है ना, और आज मैंने आपके एसी इनहिबिटर पढ़ाए, और आज मैंने आपको एसी इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर है, सेकंड जो रिसेप्टर है उसके ब्लॉकर पढ़ाए। तो 3 बहुत ही है, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARBs। तो मैंने 3 दवाइयां पढ़ाई, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में मेनली 2 दवाई पढ़ाई जो DHP है ना, डाइहाइड्रो। ओके, सो लेडीज एंड मैन, तो मैंने आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपको मेनली एम्लोडिपिन पढ़ाया, एम्लोडिपिन पढ़ाया, यस एम्लोडिपिन, और निफेडिपिन पढ़ाया, एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन पढ़ाया। तो आप इनको रिवाइज कर लें, और साथ ही साथ एसी ब्लॉकर में एनालाप्रिल पढ़ाया, क्योंकि एक ही दवाई काम की है, इनालाप्रिल, ये आपको मैंने पढ़ाया। बोलो यस और नो, इनालाप्रिल। और साथ ही साथ मैंने आपको ARB पढ़ाया, जिसमें लोसार्टन एंड टेमिसार्टन। बोलो यस और नो, ARB लोसार्टन एंड टेमिसार्टन, रिसेप्टर ब्लॉकर है लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन। बोलो यस और नो। तो आप देख सकते हो समुद्रद्रव्य है लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन 40 mg, यस, टेलमिसार्टन आप कह सकते हो 40 mg। तो ये दवाइयां आज हमने पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है, आप रिवाइज कर ले। थोड़ा सा मैं रिवीजन करना चाहूँ तो सबसे पहले एम्लोडिपिन से चालू करिए। एम्लोडिपिन अगर शुरू में दिख रही हो, दैट्स गुड, थैंक यू। एम्लोडिपिन डोज मैंने आपको बताई थी, 5 से 10 mg, 5 से 20 mg दे सकते। एम्लोडिपिन 2.5 mg भी अवेलेबल है, 5 mg भी है, 5 से 20 mg आप दे सकते हैं। बोलो यस और नो। हाइपरटेंशन और स्टेबल एंजाइना में। दूसरा यस, एम्लोडिपिन के बाद मैंने पढ़ाई आपको यस निफेडिपिन, वही 5 से 20 mg दे सकते हो। ओके, और निफेडिपिन 5 mg। बोलो यस और नो, यानी एम्लोडिपिन आप 5 से 10 mg दे सकते हो, और ये 5 से 20 mg निफेडिपिन 5 mg कैप्सूल आता है, और 10 mg का टैबलेट आती है, ये भी अवेलेबल है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो L टाइप के वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक करता है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोकता है। तो फिर ट्रोपोनिन के साथ मिलके और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, यानी जो मायोकार्डियोसाइट फाइबर है, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो मसल्स का, तो वेसोडाइलेशन होगा, तो वेसोडाइलेशन करवाती है, और वेसोडाइलेशन करवाती है स्मूथ मसल का, और साथ ही साथ कार्डियक मसल्स का, पर्टिकुलरली स्मूथ मसल का, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती है ये दवाइयाँ। बोलो यस और नो। ओके लेडीज एंड मैन, ओके बढ़े आगे, दैट्स गुड। फिर इनालाप्रिल पढ़ाई, 5 mg भी आती है, 2.5 mg भी अवेलेबल है, 10 mg भी अवेलेबल है। एसी इनहिबिटर है, ट्राइकफिन का साइड इफेक्ट है मेनली, है ना, दैट्स गुड। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो सेकंड में कन्वर्ट है उससे रोकती है, यानी जो एसी एंजाइम है वो यहाँ काम करता है। तो एसी इनहिबिटर दोगे तो एसी इनहिबिटर इनको ब्लॉक करती है, और एंजियोटेंसिन सेकंड का लेवल, और एंजियोटेंसिन सेकंड का लेवल कम होगा। अगर एंजियोटेंसिन सेकंड का लेवल कम होगा तो 3 काम होते हैं, 4 काम होते हैं जो क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड नॉर्मली अगर इसका लेवल बढ़ता है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, तो अगर लेवल कम होगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन का रिलीज कम होगा, और साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन के अलावा आप कह सकते हो एल्डोस्टेरोन का रिलीज कम होगा। एडीएच जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो कम आएगा आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और एल्डोस्टेरोन, सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का मतलब फ्लूइड लोड को कम करते हैं, आउटफ्लो यानी यूरिन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। 10 गुड, तो ये मैंने पढ़ाई। ओके, फिर मैंने एनालाप्रिल के बाद आपको कौन सी पढ़ाई? यस, एनालाप्रिल के बाद आपको पढ़ाई लोसार्टन एंड टेमिसाल्टन।
लोसार्टन के बारे में इतना याद रखना, 50 mg इसकी डोज है। अगर आप इसको हाइड्रोक्लोरथायजाइड के साथ देते हो तो इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी और ये अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग बात है, तो लोसार्टन अकेले भी दे सकते हो, पर अगर आप कॉम्बिनेशन में देते हो तो ज्यादा बढ़िया इफेक्टिवनेस होगी। हाइड्रोक्लोरथायजाइड की डोज एक बार फिर रिवाइज हो गई, 12.5 mg पीएससी पर अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है, तो ये ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन। बोलो यस और नो। और टेलमिसर्टन 40 mg की टेबलेट है, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव। बोलो यस और नो। तो लेडीज एंड मैन लेट्स स्टॉप, क्योंकि ज्यादा। मैं शोएब आज आप सबका स्वागत करता हूं टेस्ट पेपर लाइव में, और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे भी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्यार के लिए कि आपने जो हमें प्यार दिया है। आज आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप हमें मतलब प्यार दे रहे हैं। आप हम सब हमारे सभी के साथी हैं। आप लोग